गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय सतनाम, जय श्री कृष्ण। साथियों, आज से हमारा यूनिट 1 की शुरुआत हो रहा है। ठीक है, आज हम वर्ण विचार पर इस सेशन में आज की जो क्लास है उसमें चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से सभी साथी जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ, वो सभी साथी जुड़ जाएं। ये जो क्लासेस हम अवेलेबल करवा रहे हैं आप सभी साथियों की डिमांड पर, मांग पर। शिक्षक वर्ग 2 की सिलेबस, सहायक शिक्षक की भी समान सिलेबस रखा है, जिसमें आपका हिंदी विषय की हम बात करें। ठीक है, तो हिंदी विषय में दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो आइए सीधे हम अब चर्चा की शुरुआत करें, वीडियो की शुरुआत करें, क्लास की शुरुआत करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, साथियों को, सगे संबंधियों को शेयर जरूर करें। आइए चलिए देखिए, क्लास 1 हम यहीं से शुरू करते हैं। स्वर, व्यंजन और अक्षर, इन्हीं पर आज के हम सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं। इसको हम शुरू करें उसके पहले आपको एक फैक्ट समझना है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है ना भाई। भाषा के सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। और यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुरू लाइन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि के मूल रूप को वर्ण कहेंगे। याद रखें इस बात को, भाषा के सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि के जो मूल रूप है उसको वर्ण कहते हैं। इसलिए आप एक क्रम को इसके माध्यम से समझें, देख सकते हैं। ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद में आपका अक्षर बनता है, अक्षर के बाद में आपका शब्द बनता है, शब्द के बाद में पद की रचना होती है, पद बंध होता है, पद की जो निर्माण होता है, पद की रचना होती है, उसके बाद उपवाक्य बनते हैं, फिर एक वाक्य बनता है। इस तरह से जो शब्दों की रचना होती है, ठीक है साथियों, तो इस क्रम को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्रम से जुड़ा भी प्रश्न आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखें ध्वनि क्या होता है। देखो, तो वर्ण का उच्चारित रूप है। ठीक है, ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है एवं वर्ण ध्वनि का लिखित रूप। इस चीज को देखो, ध्वनि क्या है, ध्वनि को हम लिख नहीं सकते है ना भाई। ध्वनि यह क्या है, उच्चारित रूप है। हम ध्वनि को सिर्फ उच्चारण कर सकते हैं, उसको लिख नहीं सकते। इस बात को याद रखें। दूसरी ओर वर्ण को क्या है, ध्वनि का लिखित रूप। अब उसी ध्वनि को जब लिखना होता है तो उसको वर्णों के रूप में रखते हैं, ठीक है ना। तो ध्वनि क्या है, उच्चारित रूप है, और वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। जैसे ध्वनि क्या है, जब हम कुछ बोल रहे हैं, जो निकल रहा है हमारे अंदर से, आवाज जो आती है वो ध्वनि है। अब जब हम उसी ध्वनि को लिखेंगे साथियों, ठीक है, जब हम उसी ध्वनि को लिखेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको वर्णों के माध्यम से लिखते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा सभी साथियों को कि ध्वनि क्या होता है और वर्ण क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ें। इसी में वर्णमाला होता क्या है। देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण जो होते हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम में जब हम रखते हैं, और क्रम में रखने के बाद में जो रचना होती है वो वर्णमाला है। जैसे भाई मोतीमाला नाम सुने हो आप सब संगवारी मन। हाँ, मोतीमाला काबर बोलथन, एक जब मोती ला वो माला में पिरो देबो तो ओला नहीं कहलाए भाई। बहुत सारा जब मोती ला एक क्रम में रखथन और ओला माला की तरह बना देथन तो ओइला हम का बोलथन,
मोतीमाला बोलथन, है ना। ठीक उसी तरह जब बहुत सारे वर्ण को एक सुव्यवस्थित क्रम में जब हम उसको रखते हैं तो वही का क्या कहलाता है, हमारा वर्णमाला कहलाता है। क्लियर है साथियों। अब देखो ये जो वर्णमाला है, हिंदी की जब हम बात करते हैं तो कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होंगे। यहां से आपका प्रश्न बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो 52 वर्ण होते हैं साथियों, उसमें स्वरों की संख्या 13 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। ठीक है, अर्थात यहां स्वर होंगे 13 और व्यंजन होंगे 33। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे उसको आप देखो, 3 3 6 और 3 1 4 46। लेकिन बाकी शेष कहां गया, सवाल ये भी बनता है। ठीक है ना। तो उसी सवाल का जवाब भी हम आप सभी को देंगे। ठीक है ना साथियों, उसका भी आप देंगे। लेकिन जो चीजें आपको भी याद रखना है वो है कितने वर्णमाला होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में, जिसमें 13 स्वर होंगे और 33 व्यंजन होंगे। अब ये जो 13 स्वर होंगे वो क्या क्या होंगे, तो देखो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं आहा। ठीक है ना साथियों। कभी कभी यहां भी आपको याद रखें, कभी कभी आपको 11 स्वर भी दिखाई देता है, लेकिन वो आपको विकल्प देखकर इनको बताना होता है। ठीक है ना। और ये 11 स्वर कब होंगे, ये भी सवाल बनता है आप लोगों के मन में, है ना भाई। 13 स्वर होते हैं लेकिन कभी कभी वो 11 स्वर हो जाता है। तो यहां पर देखिए, सामान्य जो हिंदी है ना भाई, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आगे हम इसको पूरा डिटेल आप सभी को बता देंगे। लेकिन आप जो सामान्य हिंदी की हम जब बात करते हैं तो 13 स्वर होता है और 33 व्यंजन होते हैं। आपको ऑप्शन देखकर क्लियर कर लेना है उस चीज को। ठीक है साथियों। अब यहां देखें व्यंजन क्या है। 33 जो व्यंजन है उनकी बात जब हम करते हैं, है ना, तो ये जो 33 व्यंजन है उसमें अलग अलग वर्ग के हिसाब से बटा हुआ है। एक तो है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। ये 5 वर्ग है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन भी आता है और उष्ण व्यंजन भी आता है। अब इसको हम क्रम से देखें। देखो, क वर्ग में क ख ग घ अंगा, याद रखो। च वर्ग में च छ ज झ इया। ठीक है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा। त वर्ग में त थ द ध न। ठीक है। प वर्ग में प फ ब भ म। और ये जब 5 हो गया, ठीक है ना, म तक, उसके बाद जो यरा लवा है ना वो अंतस्थ है। अंतस्थ व्यंजन यरा लवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपका प्रश्न बनता है। अंतस्थ यरलवा अंतस्थ व्यंजन है। और उष्ण व्यंजन जो हमारे शरीर में उष्मा निकलती है, गर्मी निकलती, जो स आप बोल के देखो, गर्मी निकलेगी। स हा, ये उष्ण व्यंजन है। ठीक है साथियों। उसके अलावा आपका संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में भी रखते हैं, जिसमें अक्षर त्र ज्ञ औस्रा, इसको संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। और द्विगुण व्यंजन अंगा और ढा, ये को द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। तो ये जो क्रम है और किसको कौन सी श्रेणी में रखते हैं, आप इसको रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां जो इसको हम और डिटेल से आपको व्यंजन में बढ़ाएंगे साथियों ना। अभी तो हम सामान्य परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। व्यंजन में जब आएंगे ना तो विस्तार से हम इस पर बताएंगे।
अभी ये केवल परिचय है, स्वर व्यंजन होता क्या है। ठीक है साथियों, सभी को समझ में आ गया होगा। हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। देख सकते हैं वर्ण विचार क्लास 1 की हम जब बात कर रहे हैं स्वर व्यंजन अक्षरों की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। इसको याद रखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि के मूल रूप को वर्ण कहते हैं। अब ध्वनि का जब एक क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका ध्वनि या वर्ण आएगा। वर्णों से अक्षर निर्मित होता है और जब बहुत सारे अक्षर मिलते हैं तो शब्द निर्मित होता है। और ये शब्द दो तरीके से होते हैं, एक तो सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है, आप सभी जानते हैं, है ना भाई। अब शब्दों से पद की रचना होती है, पदों से उपवाक्य बनता है, उपवाक्य से वाक्य की रचना होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से एक क्रम होता है। अब ध्वनि क्या होता है? वर्णों का उच्चारित रूप है ध्वनि। भाई ध्वनि कैसे प्रकट होगा? जब आप उच्चारण करोगे, बोलोगे, तब तो ध्वनि प्रकट होगा ना जी। और अब इसी ध्वनि को जब हमको लिखना होगा तो वर्णों के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब वर्णमाला की जब हम बात करते हैं तो कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 13 होगी साथियों और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेंगे। उसके बाद में आपका अलग अलग आएंगे का, चा, टा, ता, प में एक क्रम में किसको किसको लेते हैं। उसके बाद आपका देखो यहां अंतस्थ आएंगे यरा लवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उष्ण व्यंजन स श सह उष्ण व्यंजन है, इसको भी याद रखो। उष्ण उष्ण गर्मी, श श श ह ऐसे निकल रहा है ना भाई, तो वो उष्ण है। अंतस्थ यरा लवा याद रखो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। संयुक्त व्यंजन अक्षत्रज्ञ उस्र, संयुक्त क्यों? क्योंकि ये दो या दो से अधिक से मिलकर बनता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना भाई। अक्षत्रज्ञ स्त्र, हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, आप उनको रट लो। टाइम कम है साथियों और हम उसी टाइम में आपको पूरा डिटेल चर्चा करवाना है। द्विगुण व्यंजन में अंगा अर्धा आएगा, इसको आप बिल्कुल याद कर लो, स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हो साथियों। ठीक है, चलो अब हम आएंगे स्वर वर्ण पर कि आखिर स्वर वर्ण होता क्या है। ठीक है, तो चलो देखो क्या है स्वर वर्ण। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से अर्थात इसको बोलने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती, याद रखें। जैसे मान लीजिए यहां पर अ, एक स्वर वर्ण है अ, क्या इसको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता ली जा रही है? नहीं, तो यही क्या है? स्वर वर्ण कहलाता है। और जैसे यहां पर एक व्यंजन का उदाहरण देके भी मैं समझाऊं, जैसे क। देखो क को बोलोगे ना तो क में क्या छिपा हुआ है? आ छिपा हुआ है, क अ, है ना भाई। तो व्यंजन क्या है? बिना स्वर की सहायता से इसको नहीं बोला जा सकता, अर्थात उनमें व्यंजन में स्वर का उपयोग होता है, जबकि स्वर क्या है? बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। ठीक है, यही स्वर है। आ रहा है समझ में? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं, या बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखो लेखन की दृष्टि से ये स्वरों की जो संख्या है 13 होती है और उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो संख्या है वो 10 होती है। ठीक है साथियों, लेखन की दृष्टि से 13 स्वर होंगे और उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। अब इन स्वरों के वर्गीकरण पर जब हम आते हैं
तो जीभ के आधार पर, मात्राओं के आधार पर, ओठ के आधार पर, तालु के आधार पर, मूर्धन्य के आधार पर, तमाम जो आधार है उसके आधार पर अलग अलग इसको बांटा गया है। आइए हम स्वरों के वर्गीकरण पर आए, स्वरों के वर्गीकरण पर चर्चा करें साथियों। सभी साथी जुड़े रहें, बने रहें, ताकि आपकी जो तैयारी है हमारे चैनल के माध्यम से हो सके। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी साथी नए जुड़े हैं। देखिए स्वरों का वर्गीकरण, तो पहले तो हम देखें इसमें मात्रा या उच्चारण के आधार पर। ये एकदम फोकाटू नहीं है भाई, मैं बताता हूं आप मन ला, कोई फोकाटू टॉपिक नो है। ये मात्रा उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर एक क्वेश्चन बन चुके हैं आप मन के एग्जाम में। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मन देख सकते हो सीजी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ना, आप मन ला बिल्कुल एहसास हो जाए वो चीज के कि बिल्कुल ये सब टॉपिक मन से जुड़े कुछ क्वेश्चन है आ चुके हैं आप मन के एग्जाम में। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण पर हम आए हैं। तो देखो मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने होंगे, इसमें आपका 3 ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर मात्रा या उच्चारण के आधार पर। अब ह्रस्व स्वर वह स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है, बहुत कम, है ना भाई। वह स्वर जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, री, ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर में आता है। और दूसरा दीर्घ स्वर क्या है, तो इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। भाई उसकी तुलना में थोड़ा समय ज्यादा लगा थे ना, ओला तो तुरंत बोल दे थन, लेकिन एला बोले मां थोड़ा कन देर लगथे। तो क्या है, यही है दीर्घ स्वर। ठीक है, अब प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है, उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अब प्लुत स्वर में ना काफी लंबा समय लगता है उच्चारण करने में। देखो प्लुत स्वर का हम उपयोग कब करते हैं साथियों, जब किसी को पुकारना हो, किसी को बुलाना हो, एतियारे कहाँ हंस रे, ऐसे बोलता ना भाई हम। तो ये है प्लुत स्वर। राम, ए बेटा राम, ऐसे बोलते हैं ना, तो यही क्या है, प्लुत स्वर है। अर्थात उसके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लग रहा है, तो यही क्या कहलाएगा, आपका प्लुत स्वर कहलाएगा। ठीक है साथियों, स्वर आपको समझ में आ रहा होगा मात्रा या उच्चारण के आधार पर। उसके बाद में आता है हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर कैसे होगा, तो ये जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर, एक है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये 3 हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब इनको एक एक करके जब हम चर्चा करें जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो अग्र स्वर में उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता है। अग्रभाग मतलब जीभ के आगू को तिहा। उच्चारण करके देखा, ई टिपेच मने निकला था ना, जीभ के शुरू ले टिपेच ले निकला थे आवाज है। ई ए एकदम शुरू से आते ना, अंदर से टोटा भीतरी को नहीं आते भाई, एकदम शुरू ले आते, जीभ के एकदम टिपेच ले, है ना, वही नाम से क्या है, अग्र स्वर है। ए। अब दूसरा मध्य स्वर क्या है, उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करे। अब जीभ के मध्य भाग, बीच वाला जो भाग है ना, वो काम करते। देखिए अ बीच के भाग काम करे। उच्चारण करके देख लो आप मन, ठीक है, आप मन जब उच्चारण करके देखो ना, वो चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में है पश्च स्वर। तीसरा देखो, उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, पश्च मतलब पीछे वाला जो भाग है ना, पीछे वाला भाग, आ
अंदर से निकला था ना, आ उ, तो ये ओ आओ, तो आ उ ओ आओ, ये क्या है, स्पष्ट स्वर में आता है। ठीक है साथियों, जीभ के आधार पर आप अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करवा रहे हैं अपने क्लासेस के माध्यम से। अब इसमें थर्ड आता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं साथियों, यहां से क्वेश्चन आपका बन रहा है, जितने भी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब मुख द्वार, जब हमारा मुख खुलता है ना, उसके आधार पर भी स्वर को बांट दिया गया है। विवृत, देखो विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत, ये 4 तरीके से मुख द्वार के खुलने के आधार पर बांटा गया है। तो इसको देखो, अब विवृत क्या है, उच्चारण मुख द्वार का पूरा खोलना। अब मुंह सफ्फा, मुंह फरागे कथन ना भाई, सफ्फा मुंह अगबकागे है, मुंह सफ्फा खुला है एकदम, यहाँ मूल फाड़ के कौना भरथन ना भाई, मुंह मातन जब्बर मूल खोलते लइका मन, आ कर बेटा, तो विवृत करवाथन भाई, ओला मुख द्वार पूरा खोलवाथन, नान कन लइकल बेटा आ कर, तो आ कैसे में करी, आ बोलबे तो आ कर ही गा लइका है ना। तो ये जो है मुख द्वार के पूरा खुलेबा आ विवृत स्वर, ठीक है। तो उच्चारण में मुख द्वार के जब पूरा खुल ही आ बोलबे आ, तो पूरा खुला थे ना, तो ये विवृत है, ठीक है। अर्धविवृत क्या है, देखो आधा खुलना, अब मुंह का आधा खुलना अर्धविवृत, अर्ध नाम से अर्ध माने आधा, अविवृत मतलब खुलना, तो अ ए औ ज्यादा खुला थे काजी, अ ए औ थोड़ थोड़ खुला थे, मुंह आधा खुला थे, है ना भाई, इसीलिए ये क्या है, अर्धविवृत स्वर। और तीसरा आता है अर्धसंवृत, समृद्ध, अर्धसमृद्ध। अब आधा देखो हाफ क्लोज, आधा खुला आधा बंद, आधा बंद। अब आधा बंद क्या है, ए ओ आधा, आधा बंद है ना भाई, आधा खुला आधा बंद, तो अर्ध समृद्ध है। उसके बाद समृद्ध पूरा बंद। अब पूरा बंद, मुंह को पूरा बंद करके क्या शब्द को बोलते हैं, क्या वर्ण को बोलते हैं, सोचो सोचो सोचो, ऐसे होता है ना भाई मन में। जब एग्जाम में आपका आएगा, दिमाग से नहीं करना है उस काम को, उच्चारण करोगे तब दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो चीज, ठीक है साथियों। उच्चारण से आप इस टॉपिक को क्लियर कर लोगे, इस क्वेश्चंस को क्लियर कर लोगे, जो कि आपके यूनिट्स में आएंगे, आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। देखो अब पूरा बंद समृद्ध, ई उ, ये पूरा बंद में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझ जाना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद में आता है डी, ओठों की स्थिति के आधार पर। अब होठ के बाद आगे, लिप्स के बाद आगे, ओठ के बाद आगे, तो अब ओठ से कैसे होगी, ये भी 2 तरीके से होगा साथियों, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, 2 है, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। तो आइए अवृत्तमुखी पर जो चर्चा करें। अवृत्तमुखी क्या है, जिनके उच्चारण में ओठ गोल नहीं होते हैं। अब इसका जब उच्चारण कर रहे हो, आपके जो ओठ है जब वो पूरा गोल नहीं बन रहा, तो अवृत्तमुखी। वृत्त मतलब गोल, अ मतलब नहीं, जो जिसका मुख एकदम गोल नहीं बन रहा है वो अमृतमुखी है, नाम से स्पष्ट है ना भाई। तो देखो अ, आ, ई, ए, ये सब अवृत्तमुखी है ना। अवृत्तमुखी, अवृत्त की तरह बन जाए मुख, गोल बन जाए, है ना। तो कैसे, देखो ऊ, ओ बन रहा है ना, पूरा गोल बन जाएगा हमारा जो मुंह है। तो ये क्या है, वृत्तमुखी के अंतर्गत आता है। नाम से स्पष्ट है जी, हर चीज नाम से और उच्चारण से आप ताबड़तोड़ नंबर निकाल लोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में आता है आपका हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। अब नाक और मुंह से हवा के जो निकलने के आधार पर आपका कितने प्रकार के
स्वर होंगे उस पर आप आओ। तो देखो, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर अनुनासिक और निरअनुनासिक, ठीक है, ये दो होगा। हवा और नाक से आधार पर अनुनासिक और निरअनुनासिक। अब निरअनुनासिक को पहले देखें तो हवा केवल मुंह से निकले, जैसे अ, आ, ई आदि। निरअनुनासिक में हवा केवल मुंह से निकलता है, नाक का उपयोग नहीं होता। और अनुनासिक में नाक का भी उपयोग होता है, मुंह और नाक दोनों का उपयोग, ठीक है। जैसे आंगन, इंग्लिश आदि, ठीक है। तो ये है हवा और नाक के खुलने के आधार पर दो प्रकार। अभी देखो यहां से आपका पेपर में कैसे बनेगा, मैं उसको भी आपको बताऊं। एक तो कंडीशन यहां बनती है, कोई भी वर्ण दे दिया जाएगा और किसमें आएगा आप उच्चारण करके उस चीज को बताओगे, पहला तरीका जो प्रश्न बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से हवा या नाक या मुंह के निकलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में लिखेगा 2, 3, 4, 5, तो 2 प्रकार है ना भाई। वैसे ही कुछ भी आएगा, ओठ की स्थिति के आधार पर भी 2 प्रकार है ना, मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार। आप क्रम को बिल्कुल एक एक करके फिर से याद रख लो, ठीक है साथियों। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार है ना। उसके बाद आता है आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर भी 3 प्रकार। तो इस तरह से आप इनको याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है और बनेगा ही बनेगा प्रति वर्ष, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस जो कर रहे हैं यूनिट 1 को, वर्ण विचार पर, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, स्वर, व्यंजन, तमाम चीजों का हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन बना हुआ है किसी न किसी वर्ष में। तो साथियों आज ये जो हमने देखा, ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। आपको स्वर और देखो उनके प्रकारों को अच्छे से एक बार और वीडियो को देख लेंगे, बाद में भी आप देख सकते हैं, अपलोडेड क्लासेस रहती है हमारी, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो तमाम जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की सेशन हम यही समाप्त करेंगे। जो भी साथी पहली बार हमारे क्लास से जुड़े हुए थे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए कल की जो सेशन रहेगी ना हमारी, वो व्यंजन की सेशन रहेगी, व्यंजन की क्लासेस रहेगी। आज की जो क्लास है स्वर की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे नए टॉपिक के साथ साथियों। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय सतनाम, जय श्री कृष्णा।